Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems, so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. Hanji, we are now starting with Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Who is the writer of the story? नेल्सन मंडेला. मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है. ये स्टोरी है कि स्पीच है? ये स्पीच नेल्सन मंडेला ने कब दी थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी, जब उनको प्रेसिडेंट वो किया जा रहा था, राइट? उनको नॉमिनेट किया जा रहा था प्रेसिडेंट, उनका फर्स्ट प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, राइट? अब अफ्रीका की हिस्ट्री क्या रही है? 300 years of slavery, 300 years of apartheid, राइट? 300 सालों तक वहाँ पे चल रहा था. अपार्टीड सिस्टम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स. बेटा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत कुछ आता है. आपके प्री बोर्ड में ये एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था और पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड था. एग्जैक्ट आंसर इज पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में बहुत कुछ आता है, राइट? उसमें कल्चर्स का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. उसी जगह पे रहते हुए जो डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन था. ये तो रेसेस का खाली डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, इट वाज बेसिकली अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट. कैसा डिस्क्रिमिनेशन था? नॉर्मल था कि सबसे हार्शेस्ट था? इस डिस्क्रिमिनेशन में ब्लैक्स को क्या किया जाता था? टॉर्चर किया जाता था. सबसे पहले सेग्रीगेट किया जाता था. SEGREGATE. सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग कर देना. अलग करने का मतलब है उनका रहने की जगह अलग, उनके लिए स्कूल अलग, राइट? और कई ऐसी जगहें होती थी जहाँ पे ब्लैक लोग नहीं आ सकते थे. कई ऐसी जगहें होती थी जहाँ पे सिर्फ ब्लैक ही जा सकता है, राइट? वो इतनी गंदी जगह होती थी कि वहाँ पे कोई वाइट नहीं जाता था. दैट इज सेग्रीगेशन. समझ में आ गया? इसीलिए इसको एपार्थाइड सिस्टम के नाम से ये ज़्यादा प्रॉपर इसका जो नाम है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एपार्थाइड. ओके. अब ब्लैक्स ने इसको एक्सेप्ट किया कि अपोज किया? ये जो अपोजिशन था ये नॉन वायलेंट था, लाइक गांधी जी के. ये बहुत ब्रूटल अपोजिशन रहा है, बहुत ब्रूटल. ब्रिटिश ने बहुत उनके साथ नाइंसाफ़ी करी है. इवन दो नेल्सन मंडेला बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी, बट अफ्रीका का जो स्ट्रगल था, इट वाज नॉट ऑफ पीस, इट वाज अ वेरी वायलेंट वन, राइट? उसके बाद ये सिस्टम ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. इसके बाद एक समय आया जब ये सिस्टम ख़त्म हुआ, इलेक्शंस होल्ड हुए, फ्री एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होल्ड हुए, और नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. यहाँ तक बैकग्राउंड समझ में आ गया? Yes. तो अब इस चैप्टर के थीम्स क्या है? सबसे पहले आपने फोकस करना है ऑन व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम का एक्चुअल मतलब क्या है? खुद की फ्रीडम है, तो फिर फ्रीडम का एक्चुअल मतलब क्या है? सिर्फ मेरी या मेरी फैमिली की फ्रीडम नहीं, बट मेरे देशवासियों में, दुनिया में जितने लोग हैं,
सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। अगर एक भी बंदा स्लेवरी में है तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान फ्री नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। सेकेंड इज थीम इज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। राइट, कितने लोग आए? इंडिपेंडेंस मिलने से पहले लोगों की डिस्क्रिप्शन उसने अलग बताई है। उसने कहा है कि एक रॉयल लाइन मेरे पे आकर ख़त्म हुई है और एक रॉयल लाइन मेरे से आगे शुरू होगी। राइट, सो दैट इज़ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। देन डाइकोटमी बिटवीन द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। डाइकोटमी का मतलब होता है, ये टर्म मत यूज़ करना, डाइकोटमी का मतलब होता है कि जो ऊंच नीच, द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। डिफरेंस भी है और सिमिलैरिटी भी है, एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। राइट, दोनों में सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है। ऑप्रेसर कौन है? डिफरेंस क्या है कि एक ऑप्रेस कर रहा है और दूसरा जो ऑप्रेस हो रहा है। बट उनमें सिमिलैरिटी क्या है? बोथ ऑफ देम आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी दोनों से ही छीनी जाती है। ऑप्रेसर दूसरे पे क्रूअल्टी करके अपनी इंसानियत खोता है, और जिस पे ऑपरेशन हो रहा है जब उसको जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो उसकी भी ह्यूमैनिटी खो जाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस चैप्टर जो आपने फोकस करने हैं। अब फटाफट से इम्पॉर्टेंट, आई हैव नोटेड डाउन अराउंड 20 की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर जो आपको याद रखने हैं। राइट, अब ये की पॉइंट्स में नहीं आता है, ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन में आता है। 10th में 1994 को ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होल्ड हुई थी। कहाँ होल्ड हुई थी? इट वाज इन द एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर आपको पता है ना, ओपन थिएटर जहाँ पे बेंचेस बने होते हैं इन अ स्लैंटिंग पोजीशन, और सबसे नीचे की पोजीशन पे स्टेज होता है। राइट, अगर आपने तारे ज़मीं पर देखा है तो जो लास्ट का कंपटीशन था इट वाज हेल्ड इन द एम्फी थिएटर। सो दैट इज एन एम्फी थिएटर। एम फी PHITHEATRE थिएटर बेटा, THEATRE एम्फी थिएटर। और ये एम्फी थिएटर कैसे बना था? इट वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। लिखने की बजाय बुक में मार्क करते जाओ कि जब आप चैप्टर पढ़ो तो आपको ये पॉइंट्स पे फोकस करना है। जो पॉइंट्स लिखने वाले होंगे वो मैं आपको लिखाती जाऊंगी। ठीक है, ये बहुत कलरफुल गैदरिंग थी। दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीगेट्स, प्रेसिडेंट्स इस डे को एंजॉय करने आए थे। 1994 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। राइट, बड़ा रीसेंट इवेंट है। अगर हम 1947 और 1994 को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है बेचारे ब्लैक्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। फाइनली 1994 में जाकर उनको इंडिपेंडेंस मिला था। अगेन, इंडिपेंडेंस इंडिया की तरह इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। राइट, उनको जो इंडिपेंडेंस मिला है दे हैव टू को एग्जिस्ट विद द वाइट्स। वहाँ पे वाइट्स साउथ अफ्रीका को, अफ्रीका को छोड़ के नहीं गए हैं। साउथ अफ्रीका में अभी भी वो प्रेजेंट है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों। राइट, उनकी इंडिपेंडेंस वैसी है। इंडिया की इंडिपेंडेंस कैसी थी? वाइट्स हैड लेफ्ट, उनका कोई दखल नहीं है। बट अफ्रीका में अभी भी वाइट्स का एग्जिस्टेंस है। Right, so that is how our independence is different from their independence. ठीक है, but the important thing is कि 1994 10th मई को एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट हुई है। ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, सबकी सहमति से नेल्सन मंडेला became the first black president in a democratic कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट करनी इम्पॉर्टेंट है कि मई जो हमारे लिए समर मंथ है, अफ्रीका में इट इज़ एन ऑटम डे, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल पोल्स के हिसाब से
वहाँ पे उस सीज़न में ऑटम सीज़न होता है, हमारे से ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब स्टेज पे कौन कौन था उनके साथ? उनकी बेटी जिसका नाम है ज़ेनानी, फिर सबसे पहले जिसकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी दैट वाज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। हमेशा रनर्स अप से शुरू करते हैं ना, सो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वाज स्वोन इन फर्स्ट, उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। फिर उसके बाद हुआ था फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दैट वाज थैबो मैकी, एंड आफ्टर दैट नेल्सन मंडेला वाज स्वोन इन। स्वोन इन का मतलब होता है वेयर ही टेक्स द ओथ to uphold the constitution of South Africa, where he is declared the president. अब ये important lines हैं जो मैं आपको mark करा रही हूँ, right? The first line is an extraordinary human disaster. Page number 18 पे second paragraph की third line है an extraordinary human disaster. कौन से डिजास्टर की बात कर रहे हैं? The policy of apartheid. एपार्टीड, द पॉलिसी ऑफ एपार्टीड। इस पॉलिसी में मतलब बहुत ब्रूटल बिहेवियर रहा है ऑफ द वाइट्स विद द ब्लैक्स, राइट? आपके उसमें बताना था, आपको क्वेश्चन मिला था, वाई डिड द स्पीकर कॉल दैट स्ट्रक्चर वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमेन? इसमें क्या किया गया था? इनको जानवरों की तरह ट्रीट किया गया था, येस और नो? इनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे, यू डिड नॉट टॉक अबाउट दैट। आप लोगों ने बहुत नॉनसेंस लिखा है। इसको हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमेन, इनह्यूमेन का मतलब है वेयर दे वर नॉट ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस। इफ दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस, दे आर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, राइट? तो एनिमल्स के साथ जो इनका ट्रीटमेंट था शायद अच्छा होगा, बट इनको तो वो एनिमल से भी बदतर ट्रीट कर रहे थे, और उन्होंने उनके जो नैतिक अधिकार होते हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो सब छीन लिए थे। इसीलिए इसको हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमेन बताया जा रहा है, ठीक है। अब इस सिस्टम को, एपार्टीड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला जा रहा है? वाई वॉज इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ऐसा पहले किसी के साथ नहीं हुआ है, इतनी हद तक किसी के साथ नहीं हुआ है, इतने सालों तक किसी के साथ नहीं हुआ है। इंडिया में भी था, इंडिया में भी इंडियंस को बहुत ब्रूटली बीट किया गया था, बट हमारी स्लेवरी 200 साल की थी और हमने बहुत जल्दी अपने आप को फ्री कर लिया था। बट अफ्रीका में ये फ्रीडम बहुत देर के बाद आई है, और जिस हद तक इनको ब्रूटलाइज किया गया था, जिस हद तक इनको जानवर बना के सेल किया गया था, उस हद तक इंडिया में नहीं कर पाए थे, राइट? इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला जा रहा है। उसके बाद नेल्सन मंडेला मोस्ट आयरॉनिक क्वेश्चन, मतलब आयरॉनिक पॉइंट रेज करते हैं थर्ड पैराग्राफ में ऑफ द सेम पेज। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of nations of the world on our own soil. कितना बड़ा आयरनी है। हमें जिन्हें आउटलॉज बोला गया था, आउटलॉज मतलब क्रिमिनल, जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, पूरे देश ने हमें बोला कि ये आउटलॉज हैं, ये टेररिस्ट है, ये अनरेस्ट फैला रहे अफ्रीका में। दैट इज़ व्हाट द ब्रिटिश वर प्रोक्लेमिंग, कि ये हमारे लोगों को मार रहे हैं। बट आज देखो ये आउटलॉज, कितना आयरॉनिक सिचुएशन है। आज हम होस्ट हैं, किसके होस्ट हैं? हम किसकी खातिरदारी कर रहे हैं? दुनिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स की। पूरी दुनिया से डेलीगेट्स आए हैं, पूरी काफ़ी प्रेसिडेंट्स आए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट लोग आए हैं, और आज हम उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या वो एक्चुअली में आउटलॉज थे? क्या भगत सिंह एक आउटलॉ था? नहीं, दे वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तरीका शायद गलत हो सकता है, बट बंदा गलत नहीं था, राइट? और ये प्रूफ होता है कि जब अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिला तो पूरी दुनिया वहाँ पे आई अपलॉड
करने के लिए. That is proof कि these people were not outlaws. तो you understood why is this an ironic situation? Yes. Okay. फिर वो इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में बोलते हैं, दिस वॉज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. ये इसको इतनी बड़ी जीत क्यों बोल रहे हैं? अफ्रीका को फ्रीडम मिलना पूरी दुनिया की जीत क्यों है? प्लीज़ राइट दिस डाउन. क्योंकि ये जो फ्रीडम था ये सिर्फ अफ्रीका की फ्रीडम नहीं थी, बट ये फ्रीडम सारे देश के, सारी दुनिया के लोगों के लिए जस्टिस था. ये सारी दुनिया के लिए पीस का प्रतीक था. अगर अफ्रीका में फ्रीडम और पीस आ गया है तो पूरी दुनिया फ्री और पीसफुल हो गई है. राइट? अफ्रीका हैड बिकम द सिंबल ऑफ सप्रेशन. कितना बुरी तरह से उनको सप्रेस किया जा रहा था. तो अगर अफ्रीका में फ्रीडम आया है, साउथ अफ्रीका में, तो पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम आ गया है. इट वॉज अ सिंबल, इट वॉज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. जस्टिस मतलब न्याय, राइट? फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी. प्लीज़ ये ह्यूमन डिग्निटी वर्ड के ऊपर फोकस करो. ह्यूमन डिग्निटी वर्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है? बच्चों को जब क्लासरूम में डांटा जाता है या पीटा जाता है तो बच्चे क्यों आर्ग्यू करते हैं टीचर के साथ? बच्चों को भी पता होता है कि हमने जो किया है वो गलत किया है, फिर भी डांटने पर वो क्यों टीचर के साथ आर्ग्यू करते हैं? उनको क्या महसूस होता है जब टीचर डांटती है? हमारी बेइज्जती हो गई. यस, हमारी डिग्निटी हर्ट हो गई. अब इमेजिन करो कि आपने गलती भी नहीं की है और फिर भी आपको डांट पड़ रही है, तो वो बर्दाश्त करने लायक होगा? No. आपको जानवरों की तरह मारा जा रहा है, जानवरों की तरह आपके बच्चों को आपसे अलग किया जा रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल होगा? नहीं. तो ये ह्यूमन डिग्निटी की बहुत बड़ी जीत थी. ब्लैक्स को डिग्निटी मिली है, ह्यूमन डिग्निटी मिली है, तो पूरे संसार को ह्यूमन डिग्निटी मिल गई है. इसी पैराग्राफ पे, इसी पेज पे नीचे की 3-4 लाइन्स को अंडरलाइन कर लो. नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. बोलता है, मैं कसम खाता हूँ कि कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि अफ्रीका में या फिर कहीं और पर भी, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट अफ्रीका ओनली, कि अफ्रीका में दोबारा से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को ऑप्रेस कर सके. राइट? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा. अब इस दिन के बाद अफ्रीका में ऑपरेशन नहीं होगा. और द सन शैल नेवर सेट, दिस इज़ एन इडियम. इसका मतलब कभी भी ये जो सूरज उगा है, जो सनराइज हुआ है, इसकी एंडिंग कभी नहीं होगी. इट इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर एवर. कभी भी ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, वॉज इट अ ह्यूमन अचीवमेंट? Yes. है ना? और ग्लोरियस भी था, बहुत ब्यूटीफुल भी था. राइट? तो ये अचीवमेंट की इम्पोर्टेंस, ये अचीवमेंट, ये ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऑपरेशन कभी नहीं होगा. और इसीलिए ये अचीवमेंट मतलब टिल ऑल टाइम्स ये बरकरार रहेगी. अब अफ्रीका में कभी भी कोई किसी को ऑप्रेस नहीं करेगा. आफ्टर दैट ऑन पेज नंबर 19 इट स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द परेड. राइट? कैसे जेट्स ने वहाँ पे परेड किया और वो सारी चीज़ें की. उसके बाद आफ्टर द 6th लाइन, उसके बाद उसने फिर एक आयरॉनिक बात करी. ही सेड, जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सल्यूट किया. और उनमें से कई लोग कौन थे जिन्होंने सल्यूट किया? Whites. और वो वाइट्स में पर्टिकुलर वो कौन थे? वो पुलिस थी जो उसके खून के प्यासे थे. राइट? आई एम रीडिंग आउट द लाइन्स. ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the south of African defense force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty.
रिबन से उनका चेस्ट डेकोरेट होने का मतलब है उनके मतलब गवर्नमेंट प्रीवियस गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने बहुत ब्रेव काम किए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं और अब वही लोग मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं और अपनी लॉयल्टी मुझे प्लेज में प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट? दे आर प्लेजिंग देयर लॉयल्टी टू मी। अब जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। नॉट अनमाइंडफुल का मतलब है आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट। लिखने का जो तरीका है आप कंफ्यूज हो जाते हो। नॉट अनमाइंडफुल, दो नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव। इसका मतलब है आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी years बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कुछ साल पहले ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, एक आधे साल पहले वो मुझे सल्यूट करने की बजाय क्या करते? अरेस्ट करते, राइट? तो ये भी एक आयरॉनिक लाइन्स है। वाई वुड दीज जनरल्स हैव अरेस्टेड नेल्सन मंडेला? He was an outlaw. He was not a black. He was a black outlaw. He was protesting against the white government. उस टाइम पे अपार्टेड का सिस्टम था, राइट? इसीलिए वो आउटलॉ था और इसीलिए वो जनरल्स गवर्नमेंट को लॉयल थे। वाइट गवर्नमेंट थी तो वो ब्लैक आउटलॉज के अगेंस्ट थे और नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करते। समझ आ रहा है सरबजीत? आपको समझ में आ रहा है सबको? ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। उस दिन बहुत अद्भुत बात हुई जब उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था। उस टाइम पे बहुत अद्भुत बात हुई। कौन सी अद्भुत बात हुई? अफ्रीका के नेशनल एंथम के साथ और कौन सा नेशनल एंथम प्ले किया गया? द एंथम ऑफ द वाइट्स वॉज ऑल्सो प्लेड, राइट? ये नेक्स्ट आपका 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मार्क करना चाहिए। प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, वन ऑफ द ब्लैक्स एंड वन ऑफ द वाइट्स। क्लियर हो गया? और इसमें उससे भी बड़ी बात क्या हुई? ब्लैक्स किसका नेशनल एंथम गा रहे थे? वाइट्स का। और वाइट्स किसका नेशनल एंथम गा रहे थे? ब्लैक का। नेल्सन मंडेला इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि इनको एक दूसरे के नेशनल एंथम की वर्डिंग्स नहीं आती थी, बट ही वॉज श्योर कि बहुत जल्द आ जाएगी। अब इस लाइन के थ्रू वो क्या कहना चाह रहे थे? सब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, यूनिटी में रहेंगे, मतलब ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। वाइट्स ब्लैक को एक्सेप्ट करेंगे और ब्लैक वाइट्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के नेशनल एंथम को वो अपना बना लेंगे। समझ में आया? दो नेशनल एंथम्स प्ले होने का मतलब है बोथ द गवर्नमेंट्स वर गोइंग टू को एग्जिस्ट इन साउथ अफ्रीका। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद उन्होंने बताया कि अपार्टेड सिस्टम कैसे शुरू हुआ। पेज नंबर 19 के लास्ट पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि अपार्टेड सिस्टम कैसे शुरू हुआ। पहले उन्होंने कहा कि जो वाइट्स थे, राइट, वाइट्स आपस में लड़ते थे। दैट वाज सीन इन द एंग्लो बोर वॉर। एक वॉर थी जो वाइट्स के साथ ही लड़ रहे थे। बट इस वॉर के बाद उन्होंने इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, दैट इज़ 1900 से 1910, एंग्लो बोर के कुछ सालों बाद, ये जो 1900 का पीरियड था, मतलब 1897 या 1898 में एंग्लो बोर वॉर ख़त्म हुआ था। और मेरे जन्म से पहले की बात है कि वाइट लोगों ने अपने डिफरेंसेस को पैचअप किया और उन्होंने एक सिस्टम बनाया विच वॉज द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमेन। और ये सिस्टम में क्या था? इट वॉज द अपार्टेड सिस्टम, जिसमें इन्होंने ब्लैक्स को सप्रेस करना था। सो दिस पैराग्राफ टेल्स यू हाउ द अपार्टेड सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड। फिर वो बोलते हैं इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड इन माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन। मतलब लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1990 से 2000 तक।
उस टाइम पे नेल्सन मंडेला कितने ईयर्स के थे? ही वॉज 80 years old. 8th decade as a man. 8th decade as a man मतलब वो 80 साल के अराउंड थे, मतलब एक आधा साल छोटे या बड़े, राइट? ही वॉज इन हिज 8th decade. तब उस सिस्टम को ओवरटर्न किया गया था. 1994 में हुआ ना इनॉग्रेशन सेरेमनी. So that he is talking about that period. In the last decade of the 20th century and in his 8th decade as a man. मतलब वो 80 साल के थे जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया. After that on page number 20, the next paragraph is about the sacrifices of the people of Africa. यहाँ पे एक लाइन है जिसको अंडरलाइन कर लो. It is the fourth last line. That long and noble line ended and now began again with me. Right? That long and noble line ended. ये किस नोबल लाइन की बात कर रहे हैं? 1994 पे आके एक नोबल लाइन ऑफ पीपल एंडेड. वही तो मैं पूछूं कि कौन से नोबल लोगों की बात कर रहे हैं? द फ्रीडम फाइटर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, हु वेंट थ्रू ऑपरेशन, जिन्होंने बहुत जुल्म सहे, वो सारे नोबल लोग हैं, कोई एक आधा नहीं है. अफ्रीका में उस टाइम पे नेल्सन मंडेला के इनॉग्रेशन सेरेमनी पे ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो नोबल लोग भी ख़त्म हुए, राइट? क्यों? क्योंकि वो अब अप्रेस्ड नहीं होंगे. तो वो लोगों का एक एंड हुआ, बट उनके इनॉग्रेशन के साथ एक और नोबल ब्रीड का बर्थ हुआ. अब ये आने वाली ब्रीड को नोबल क्यों बोला जा रहा है? अभी तो पीस आ गया है तो भी इनको नोबल बोला जा रहा है. अभी ऑपरेशन खत्म हुआ है, स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है. अभी तक स्ट्रगल था फॉर फ्रीडम, फॉर इंडिपेंडेंस. अब स्ट्रगल होगा टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ कंट्री. अपने लोगों को, ब्लैक्स को, जो अभी तक जानवरों की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, उनको इंसानों के लेवल पर लेकर आना है. उनको वो सहूलतें, उनको वो एजुकेशन, उनको वो रहन सहन, वो सब चीज़ें देनी है. और ये करने में एक नया सिस्टम बनाना है कंट्री में, और ये सब करने में एक नए सैक्रिफाइस की ज़रूरत होगी, राइट? पहले नोबल लाइन एंड हुआ है क्योंकि सैक्रिफाइस ड्यू टू स्ट्रगल हैज़ एंडेड, राइट? नाउ अनदर नोबल लाइन विल स्टार्ट बिकॉज सैक्रिफाइस फॉर प्रोग्रेस विल स्टार्ट. पहले किसका एंड हुआ है? स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का. उनको अपना वो वाला गोल मिल गया. बट अब नोबल लाइन किसकी शुरू होगी? जो स्ट्रगल करेंगे फॉर प्रोग्रेस. समझ में आ गया? मैम एक इस पे भी क्वेश्चन आ रहा था सेंटेंस पे. आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है. सम ऑफ ऑल पेट्रियट्स का मतलब क्या होता है? आई वॉज द सम ऑफ ऑल पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी मतलब मैं उनको सिम्बलाइज करता हूँ. मेरे में उनकी स्ट्रगल आपको नज़र आएगा और मेरे में ही आपको उनकी जीत नज़र आएगी. क्या जितने भी लोग स्ट्रगल किए हैं, क्या सबको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता था? नो. नेल्सन मंडेला जेल में रहे, यस और नो? उनको बहुत मारा गया, ब्रूटलाइज किया गया, उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में खोया है. इसके बाद वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो उन सब लोगों का प्रतीक है. सो ही इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द पीपल हु वेंट बिफोर हिम. समझ में आ गया ये लाइन? ओके. After that he talks about all the different people, the freedom fighters जो उनसे पहले रहे हैं. You can go through the names. मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, right? उसके बाद पेज नंबर 21 पे आ जाओ. Over here he is talking about the richness of his country. पेज नंबर 21 में he is talking about the richness of his country. Africa is known for its minerals.
जितने अफ्रीका में डायमंड्स और मिनरल्स हैं वो शायद किसी और कंट्री में नहीं है। बट बोलता है मेरी कंट्री इसलिए रिच नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं। मेरी कंट्री रिच है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ जेम्स ऑफ पीपल। जो यहाँ के लोग हैं ये इसका सबसे रिचेस्ट सोर्स है, राइट? जो इंसान है वो डायमंड से भी ज़्यादा चमकदार है, वो बहुत खूबसूरत है, उनका दिल बहुत महान है, उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट वाई हिज कंट्री इज़ रिच, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज बट बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, राइट? तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आता है। आफ्टर दैट इन द सेकेंड पैराग्राफ ये लाइन्स मार्क कर दो। वो इन लोगों को क्यों बोलता है कि ये लोग सबसे अच्छे हैं? दे रिस्क्ड एंड गेव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। उन्होंने अपनी जान को खतरे में भी डाला और अपनी जान भी दी फॉर एन आइडिया। दिस आइडिया वॉज इंडिपेंडेंस, फ्रीडम फॉर ऑल, राइट? He tells about people who stood up to attacks. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. उनको इतना टॉर्चर किया कि कोई आम इंसान होता तो टूट जाता, बट मेरे लोग आम इंसान नहीं थे। उन्होंने वो सारा ऑपरेशन, वो सारा टॉर्चर सहा बिना टूटे, राइट? They showed a strength and resilience that defies the imagination. उन्होंने एक ताकत दिखाई। रेजिलेंस होता है जैसे वो पंचमी वाला टॉय नहीं होता है, जिसको जितनी मर्जी बार मुक्का मारो वो फिर खड़ा हो जाता है। रेजिलेंस, आप जितनी मर्जी बार गिरो बट दोबारा खड़े होना, उस क्वालिटी को बोला जाता है रेजिलेंस। आपको कोई भी चीज़ जब हरा ना पाए तो उसमें क्वालिटी आती है रेजिलेंस की। RE लिखना है तो लिख लो, RESILIENCE। रेजिलेंस की क्वालिटी इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ द अफ्रीकन पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीख उनको मिली, what he understood from this, courage is not the absence of fear, राइट? उनको करेज का मतलब समझ में आया। ही सेड दैट आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ना डरना का मतलब नहीं होता है कि आप ब्रेव हो, बट डर को जीतना, दैट इज एक्चुअली ब्रेवरी, राइट? एक्चुअल में करेज क्या होता है? जब आप डर के ऊपर जीत पा लेते हो, दैट इज एक्चुअल करेज। उन्होंने कहा द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट वन हु कॉन्कर्स फियर। वो नहीं जो डरता नहीं है, बट वो जो अपने डर को कॉन्कर कर लेता है, जीत लेता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पैराग्राफ में ही टॉक्स अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। उनकी सोच क्या थी? अब नेक्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग दे दो, His belief about the oppressor and the oppressed। ये नोट्स में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। What did Nelson Mandela believe about the oppressor and the oppressed? What did Nelson Mandela believe about the oppressor? Oppressed चाहे छोड़ दो, it is basically his belief about the oppressor। उनके हिसाब से अगर किसी इंसान को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उसको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्या जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म के टाइम से उसको ब्लैक एंड वाइट का डिस्टिंक्शन पता होता है? नो, ये डिस्टिंक्शन उसको सिखाया जाता है। यस और नो? तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर हम नफ़रत करना सिखा सकते हैं तो हम प्यार करना तो डेफिनेटली सिखा सकते हैं, बिकॉज लव इज़ मोर नेचुरल। छोटा बच्चा प्यार करना सीख कर आता है, वो नफ़रत करना नहीं सीखता। नफ़रत हम सिखाते हैं, और अगर हम नफ़रत सिखा रहे हैं तो प्यार तो हम सिखा ही सकते हैं। देन ही सेज कि जब मुझे टॉर्चर किया जाता था, राइट, तो मैं कभी किसी एक वो
बंदे में जो उनको टॉर्चर कर रहा था उसकी आंख में 1 सेकंड के लिए ह्यूमैनिटी देख लेता था। वो ह्यूमैनिटी जो झलक मुझे नज़र आती थी, मुझे वो टॉर्चर सहन करने की शक्ति देती थी। दैट ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी वुड गिव मी द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट द टॉर्चर, राइट। वो बोलते थे वो ह्यूमैनिटी मुझे यकीन दिलाती थी कि इंसान की इंसानियत ख़त्म नहीं हो सकती। उनमें भी इंसानियत है। वो भी जब उसको मारते थे तो कहीं ना कहीं उनको भी रियलाइज़ होता था कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, राइट। अब पेज नंबर 22 पे आ जाओ। ओवर हियर ही टॉक्स अबाउट हिज his feelings of freedom. He is talking about his twin obligations. Twin obligations कौन सी थी? In fact, twin obligation starts from page number 21, right? ये twin obligations के ऊपर भी अक्सर question आता है. What were Nelson Mandela's twin obligations? First obligation towards his family and second obligation towards his country. बोलता है मुझे दोनों ऑब्लिगेशंस करने थे, बट अफ्रीका में क्या सिस्टम था? उसके लोग उसके तरह के लोग जो ब्लैक इन कलर होते थे वो अपनी कोई भी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सकते थे। ना तो वो फैमिली की तरफ ऑब्लिगेशन कर सकते थे और ना ही वो अपनी कंट्री की तरफ। अगर फैमिली की तरफ ऑब्लिगेशन करेंगे तो कंट्री निगलेक्ट हो जाएगी और कंट्री की तरफ ऑब्लिगेशन करेंगे तो फैमिली निगलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? फैमिली कैसे कंट्री कैसे निगलेक्ट होएगी अगर फैमिली ऑब्लिगेशन को फॉलो करेंगे? फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो जो क्रूअल्टीज़ हो रही हैं उसको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, राइट। आपको इग्नोर करना पड़ेगा जो आपके घर के बाहर क्रूअल्टी हो रही है। क्यों? अगर आप इग्नोर नहीं करोगे, आप अगर प्रोटेस्ट करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप प्रोटेस्ट करके कंट्री की तरफ ऑब्लिगेशन कर रहे हो और आपको जेल में डाल दिया तो कौन सी ऑब्लिगेशन इग्नोर हो गई? फैमिली की प्रोटेक्शन। समझ में आया? फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं तो कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कंट्री के लिए स्टैंड अप करते हैं तो अरेस्ट हो जाएंगे और फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बोलता है मेरे जैसे लोगों के लिए अफ्रीका में ये दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना इम्पॉसिबल था, ठीक है। आफ्टर दैट इन द सेकेंड पैराग्राफ अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट हंगर फॉर फ्रीडम। बोलते व्हेन आई वाज बोर्न आई डिड नॉट डिज़ायर फ्रीडम। बोलते जब मैं पैदा हुआ मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए थी, क्योंकि वाई? उनको फ्रीडम नहीं चाहिए थी। बट यहाँ पे तो लिख रहे हैं मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए थी, तो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उन्हें पहले पता नहीं था कितना क्रूअल है। राइट। वो जहाँ जिस विलेज में रह रहे थे उनको अपना काम करने के लिए जो वो करना चाहते थे उसके लिए फ्री थे। चाहे वो नदी में नहाना है, चाहे वो बुल्स के ऊपर राइड करना है या अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, तो वो उन चीज़ों के लिए फ्री थे। उनको पता ही नहीं था कि उनकी कंट्री में बाहर क्या हो रहा है। अफ्रीका इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, राइट। बाहर क्या हो रहा है उनको नहीं पता था। वो जब तक अपनी फैमिली के साथ एक विलेज में रह रहे थे तब तक उनके हिसाब से वो फ्री थे। ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज नॉट फ्री। ही सेड दैट आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, free to roast mealies under the stars and ride the backs of slow moving bulls. जब तक मैं अपने ट्राइब के कस्टम्स को ओबे कर रहा था तब तक मैं पूरी तरह से आज़ाद था। मुझे सब्जुकेशन मेरे ऊपर नहीं किया जाता था। It was only when he grew up that he learned that the freedom of his childhood was an illusion. Illusion मतलब जो एक चीज मिराज था, एक मायावी जाल था। सिर्फ दिखावे के लिए वो फ्री थे, एक्चुअल में वो फ्री नहीं थे, राइट। एक इल्यूजन, मैजिक क्या होता है? एक इल्यूजन होता है। क्या एक्चुअल में कोई किसी को काट सकता है? क्या बॉडी को अलग किया जा सकता है? नो, वो एक इल्यूजन होता है, जो मायावी जाल जिसको हम बोलते हैं, राइट।
एंड ही बिगैन, उसको तब जाके जब उसको पता चला कि मेरी फ्रीडम मेरे से ले ली गई है, इट वॉज देन दैट ही स्टार्टेड डिज़ायरिंग फ्रीडम. उसने तब अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया. और फ्रीडम कैसी थी? फ्रीडम कौन सी चाहिए थी उनको? नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द काइंड ऑफ करियर ही चूज, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द वाइफ ही चूज, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन द वे ही वॉन्टेड टू लिव. वो चाहते थे, मुझे फ्रीडम चाहिए थे, मैं कैसे जीना चाहता हूँ उसमें, कहाँ जीना चाहता हूँ उसमें, किसके साथ जीना चाहता हूँ उसमें, मैं पढ़ाई क्या करना चाहता हूँ उसमें. मैंने आपको बताया था ना, एपर्टीड में इनको एक स्पेशल एरिया में रखा जाता था, स्पेशल स्कूल होते थे, हर तरह की एजुकेशन नहीं प्रोवाइडेड होती थी. तो नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल यहाँ से शुरू हुआ. और लास्ट पैराग्राफ में वो बोलते हैं कि मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मेरी फ्रीडम तब तक नहीं हो सकती जब तक मेरे देश का हर बंदा फ्री ना हो जाए. आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed का मतलब है limited. आस्था, सर क्यों नीचे किया है, फिर सो जाओगे, आधी बातें समझ नहीं आएंगी. Sit straight. Curtailed का मतलब है limited. बोलते हैं सिर्फ मेरी फ्रीडम को लिमिट नहीं किया गया था, बट मेरे जैसे हर ब्लैक की लाइफ को लिमिट किया था उन्होंने. And that is the point when he joined the African National Congress. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 23. फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लो. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. एनिमेटेड माई लाइफ मतलब मेरी ज़िंदगी को चलाया. एनिमेशन का मतलब क्या होता है? हम कार्टून्स को चलना फिरना बोलना सिखा देते हैं, राइट? तो ये डिज़ायर फॉर फ्रीडम रूल्ड माई लाइफ, रूल्ड माई एक्शंस. अब मैं जो कुछ भी करता था वो इस थॉट प्रोसेस के साथ करता था कि मेरी कंट्री को फ्रीडम चाहिए. यहाँ तक समझ में आ गया? उन्होंने ये भी बात बोली कि मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम अलाउड थी, बट बोलता है मैं इस फ्रीडम को नहीं एंजॉय कर सकता था क्योंकि मेरे भाई बंधुओं को, मेरे जैसे लोगों को इतनी भी फ्रीडम नहीं थी. इसमें इट इज़ समवेयर अराउंड द 9th or the 10th line. I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. Please underline, freedom is indivisible. Freedom is indivisible का मतलब होता है फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता कि तुम फ्री हो ये कर लो, तुम फ्री नहीं हो तुम ये नहीं कर सकते. फ्रीडम सबके लिए इक्वल होता है, राइट? आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते. या तो सारे फ्री हैं या फिर कोई भी फ्री नहीं है. या तो आपको सारे अधिकार है या फिर आपको कोई भी अधिकार नहीं है. ओके. नेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑप्रेसर लूजिंग हिज ह्यूमैनिटी. ये भी क्वेश्चन ऑप्रेसर से रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला ने ऐसे क्यों कहा कि जो ऑप्रेस्ड है उसकी तो ह्यूमैनिटी चली गई, उसको जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है. तो ऑप्रेसर कैसे अपनी ह्यूमैनिटी खोता है? हाउ डज ही लूज हिज ह्यूमैनिटी? जानवर की तरह ट्रीट करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? जानवर, है ना? किसी को जानवर की तरह मारोगे तो पहले खुद भी तो जानवर बनोगे, राइट? इसीलिए वो कहते हैं द ऑप्रेसर टू मस्ट बी लिबरेटेड. सिर्फ ऑप्रेस्ड को लिबरेट नहीं करना है, उनकी स्ट्रगल फॉर लिबरेशन था ना, ऑप्रेस्ड को लिबरेट करना है. तो वो बोलते हैं सिर्फ ऑप्रेस्ड को लिबरेट नहीं करना है, जो हम पे जुल्म कर रहे थे, जो ऑप्रेसर थे, उनको भी अपनी बीस्टलीनेस, उनके एनिमल वर्च्यू से लिबरेट करने की ज़रूरत है. उनकी सोच कि ब्लैक और वाइट इक्वल नहीं है, इस सोच से लिबरेट करना ज़रूरी था, राइट? उन्होंने ऑप्रेसर के लिए बोला अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम. 5th, 6th और 7th लास्ट लाइन ऑन पेज नंबर 23.
A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. Right? उसको जेल में वो कैदी नहीं है, बट वो अपनी नफरत का कैदी है. नफरत ने उसके जंजीरें बांधी हुई हैं, वो कभी भी फ्री नहीं हो पाता है. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Prejudice होता है भेदभाव. भेदभाव करना is prejudice. Narrow-mindedness का मतलब होता है छोटी सोच. फिर लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Clear? With this the chapter gets over. ये जो मैंने आपको points 20 points mark करवाए हैं, ये बहुत important part of the chapter है. Do you have any questions? Shall I end this period? Okay. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.